युग यामिनी को दर्द से तड़पते हुए देख नम आंखों के साथ कहता है, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता यामिनी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। यामिनी युग को फिर से मना करते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, यहाँ से चले जाइए और ये ताबूत भी लेकर जाइए। ये ताबूत इसके हाथों नहीं लगना चाहिए। चले जाइए युग बाबू, चले जाइए यहाँ से। युग कुछ कहता उससे पहले ही उस काले साए के हाथ में जो दूसरी बोतल थी, जिसके आसपास धुआं मंडरा रहा था, उसमें से अनुराग की तड़पती हुई आवाज सुनाई देती है, मुझे बचा ले युग बेटा, मुझे बचा ले। अपने पापा को मुक्ति दिला यहाँ से, मुझे बचा ले युग बेटा। अनुराग की आवाज सुनते ही युग की दोनों आंखें नम हो जाती हैं और वो तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, पापा पापा पापा। अनुराग की फिर आवाज सुनाई देती है, मुझे बचा ले युग बेटा, मुक्ति दिला। मैं यहाँ और कैद नहीं रहना चाहता, मुक्ति चाहता हूँ युग बेटा, मुझे मुक्ति दिला दे। युग कुछ कहता उससे पहले ही फिर यामिनी की आवाज सुनाई देती है, यहाँ से चले जाइए युग बाबू, चले जाइए यहाँ से। यामिनी और अनुराग दोनों की आवाजें लगातार सुनाई देने लग जाती हैं। एक तरफ यामिनी युग को वापस जाने के लिए बोल रही थी, तो दूसरी तरफ अनुराग युग को उसे मुक्ति दिलाने को बोल रहा था। युग के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसकी बातों पर ध्यान दे। युग बारी बारी दोनों बॉटल्स को देखे जा रहा था। बॉटल्स के अंदर से लगातार यामिनी और अनुराग की आवाज निकल रही थी। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर उन दोनों की आवाजें गूंजने लग गई थी। यामिनी और अनुराग की आवाज गूंजी रही थी कि तभी वो काला साया गुस्से के साथ दोनों कांच की बोतल की तरफ देखता है और यामिनी और अनुराग की आवाज कांच की बोतल के अंदर ही दबकर रह जाती है। यामिनी चीख तो रही थी पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अनुराग की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। ग्रेवयार्ड कोठी में एक बार फिर खामोशी छा गई थी। काला साया युग को देखते हुए कहता है, ला युग, ये ताबूत मुझे दे, ये ताबूत मेरा है। युग उस ताबूत को कसकर थामते हुए ही कहता है, नहीं, पहले तू मुझे वो दोनों बॉटल्स दे, फिर मैं तुझे ये ताबूत दूंगा। वो काला साया भारी लहजे में कहता है, क्या कहा तूने, दोनों बोतलें? तुझे सौदा नहीं करना आता क्या? काला साया हंसने लग जाता है। उस काले साये की इस खौफनाक हंसी से युग को जालसाजी की बू आने लग जाती है। काला साया अपनी बात आगे जारी रखते हुए भारी लहजे में ही कहता है, सौदेबाजी में अगर एक चीज दी जाती है तो उसके बदले में एक चीज ही वापस दी जाती है। तू मुझे एक ताबूत दे रहा है और उसके बदले में मुझसे दो चीजें मांग रहा है, अपने प्यार और अपने बाप को। या तो तुझे तेरी यामिनी मिलेगी या फिर तेरा बाप। अब तू दोनों में से चुन ले कि तुझे क्या चाहिए, तेरी यामिनी या तेरा बाप। इतना कहकर वो काला साया फिर डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाता है। युग उस काले साये की बात सुनकर घबरा जाता है और घबराते हुए ही हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये तू क्या बोल रहा है? मैं कैसे इन दोनों में से किसी एक को चुन सकता हूँ? तू अपनी बात से कैसे पलट सकता है? तूने कहा था अगर मैं ये ताबूत तुझे ला कर दूंगा तो तू मेरे पिता को भी छोड़ देगा और मेरी यामिनी को भी। काला साया हंसते हुए कहता है, नहीं युग, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ऐसा तो तू खुद कह रहा है। खुद याद कर, मैंने ऐसा कब कहा था कि अगर तू मुझे ताबूत ला कर दे देगा तो मैं तुझे तेरा बाप भी दे दूंगा और तेरी यामिनी भी। मैं तो दोनों में से किसी एक को देने वाला था। आखिर तू भी तो मुझे एक चीज दे रहा है, तो फिर मैं तुझे दो चीजें क्यों दूं? युग गुस्से के साथ कहता है, तू अपनी बात से पलट रहा है। अभिमन्यु सही कह रहा था, ये सब तेरी एक चाल है। मुझे तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। ये ताबूत यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। मैं ये ताबूत तुझे किसी कीमत पर नहीं दूंगा। काला साया अगले ही पल गुस्से के साथ कहता है, युग, तुझे लगता है तू ये ताबूत यहाँ से वापस ले जा सकता है, वो भी मेरी मर्जी के बिना? मैं चाहूँ तो तुझसे ये ताबूत चुटकियों में छीन लूं, पर क्या करूं? तुझसे कहा था ना कि मैं या तो तेरे बाप को तुझे दूंगा या फिर तेरी यामिनी को। मैं तुम इंसानों की तरह धोखा नहीं देता। हमारी दुनिया के भी कुछ नियम हैं जिसमें अगर सौदे किए जाते हैं तो निभाए जाते हैं। इसलिए तब से कह रहा हूँ, तू दोनों में से किसी एक बोतल को ले सकता है और अगर तुझे दोनों ही नहीं चाहिए तो तू यहाँ से खाली हाथ वापस जा सकता है, ताबूत को यहीं पर छोड़कर। युग गुस्से के साथ काले साये को घूरने लग जाता है। उसकी कलाई पर के चारों निशान वापस से चमकने लग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे युग अपनी शक्तियां जागृत कर रहा हो। युग अभी अपनी शक्तियां वापस से जागृत कर ही रहा था कि तभी वो काला साया उसे टोकते हुए कहता है, नहीं युग, कोई चालाकी करने की मत सोचना। तुझे भी पता है तेरी शक्तियां तेरी नहीं हैं, वो मेरी हैं। वो मेरे हुक्म का पालन करती हैं, मेरी सुनती हैं। अगर तूने जरा सी भी चालाकी करी तो तू उसका अंजाम जानता है। फिर वो होगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस काले साये की बात सुनकर युग कुछ शांत हो जाता है। अब वो भी घबराने लग जाता है।
उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो काला साया फिर से कहता है, जल्दी कर युग, मेरे पास वक्त कम है, कल ब्लड मून की रात है, मुझे तैयारियां शुरू करनी है। युग डरते हुए कहता है, तैयारी? कैसी तैयारी? काला साया हंसते हुए डरावनी आवाज में कहता है, तेरे दोस्तों की मौत की। युग के हाथ डर के मारे कांपने लग गए थे। काला साया फिर कहता है, जल्दी चुन युग, बता तुझे कौन सी बोतल चाहिए, तेरे बाप वाली या यामिनी वाली। युग अपनी नजरें उन दोनों बोतलों पर टिका देता है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसे चुने, अपने पिता को या फिर अपने प्यार को। उसके लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया था। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ वो बाप जिसके कारण उसका इस दुनिया में अस्तित्व था। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए परेशान होते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं चुन सकता, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं चुन सकता दोनों में से किसी एक को। वो काला साया वहां पर खड़ा ही हुआ था कि तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो भारी आवाज में बड़बड़ाता है, आजा आजा आजा। युग उस काले साए पर ध्यान नहीं देता है। उन दोनों बोतलों को देखते हुए सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। बोतल के अंदर मौजूद यामिनी को तो युग और काले साए की सारी बातें सुनाई दे रही थी, पर यामिनी की आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वो बार बार चीखे जा रही थी और अपने हाथों से वो बोतल तोड़ने की कोशिश कर रही थी पर नहीं तोड़ पा रही थी। युग फिर बड़बड़ाता है, मैं कैसे दोनों में से किसी एक को चुन सकता हूँ? एक वो है जिसने मुझे जिंदगी दी है तो एक वो है जिसने मुझे ये जिंदगी जीना सिखाया है। नहीं, मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता। वो काला साया हंसते हुए कहता है, युग तू बहुत परेशान लग रहा है और मुझसे तेरी ये परेशानी देखी नहीं जा रही। तू दो में से किसी एक को नहीं चुन सकता पर तीन में से किसी दो को तो चुन सकता है ना। युग के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो काला साया क्या कहना चाहता था, उसके कहने का क्या मतलब था। वो काला साया कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, युग। जब युग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे अभिमन्यु और कछुआ खड़े हुए थे और दोनों ही बौखलाए हुए थे। हवा में उड़ती हुई उस चीज का पीछा करते हुए अभिमन्यु और कछुआ ग्रेवयार्ड कोठी तक पहुंच गए थे। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ताबूत ही थी जो उन्हें ग्रेवयार्ड कोठी तक ले आई थी। युग उन दोनों को अचानक से वहां पर देखकर दंग रह जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभिमन्यु भी बौखलाहट के साथ युग से पूछ बैठता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही अभिमन्यु की नजर उस ताबूत पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि युग वहां पर क्यों आया था। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ युग से बोल पड़ता है, युग तू इस काले साए को ये ताबूत देने के लिए आया है, मैंने तुझे मना किया था ना। युग गुस्से के साथ पलट कर कहता है, अभिमन्यु तू मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा, समझा? अभिमन्यु खामोश रहता है। वो जानता था ये वक्त युग से लड़ने का नहीं है। कछुआ तो उस काले साए की डरावनी आंखें देखकर इतना डर गया था कि कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, बस डर के मारे कांपे जा रहा था। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, शिट, एक अस्त्र तो हवेली में ही छूट गया था, अब मैं क्या करूं? इस काले साए से कैसे निपटूं? मुझे नहीं लगता बिना एक अस्त्र के मैं इसके सामने एक सेकंड भी टिक पाऊंगा। कोई कुछ कहता उससे पहले ही काला साया युग की आंखों में देखते हुए कहता है, अब युग सौदा बराबर का होगा। युग तुझे ये दोनों बोतल चाहिए थी ना, मैं तुझे ये दोनों बोतलें देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले में तुझे। इतना कहकर वो काला साया खुद चुप हो जाता है। युग भी उस काले साए की आंखों में देखते हुए ही कहता है, उसके बदले में क्या? काला साया हंसते हुए कहता है, उसके बदले में तुझे मेरे साथ अपने दोस्तों का सौदा करना पड़ेगा। मुझे अभिमन्यु चाहिए, तेरा दोस्त। जैसे ही युग, अभिमन्यु, कछुआ तीनों ये बात सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तीनों को सांप सूंघ जाता है। युग हकलाते हुए कहता है, तुझे अभिमन्यु क्यों चाहिए? काला साया जवाब देता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो मेरा है और वो मुझे वापस चाहिए। जो अभिमन्यु ही मुझे दे सकता है, वो उसी की बात मानता है। अभिमन्यु समझ गया था कि काला साया एकास्त्र की बात कर रहा था। उसे एकास्त्र में लगा महाडायन का हीरा चाहिए था। काला साया अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, बोल युग, सौदा मंजूर है। तू ही तेरे दोस्त का सौदा कर सकता है। अभिमन्यु तेरी हर बात मानता है, ये बात भी वो तेरी जरूर मानेगा। अगर तूने उसका सौदा मेरे साथ कर दिया तो वो मेरा गुलाम बन जाएगा, फिर वो एकास्त्र भी मेरा होगा। अभिमन्यु खामोशी रहता है क्योंकि वो खुद देखना चाहता था कि युग अब किसे चुनता है, उसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। कछुआ युग को समझाते हुए कहता है, नहीं युग, ये जैसा बोल रहा है वैसा कभी मत करना, अभिमन्यु का सौदा मत करना। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, वो काला साया गुस्से के साथ कछुए की तरफ देखता है और अचानक से कछुए के मुंह में ढेर सारा धुआं भरने लग जाता है, जिस कारण कछुआ तड़पने लग जाता है। आह!
काला साया कछुए की तरफ ही देखते हुए कहता है, बीच में क्यों बोला तू? कमीने सौदाए, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे तो मैं अभी मार देता हूँ। युग काले साये को रोकते हुए कहता है, मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। काला साया हंसते हुए कहता है, मैं तो खुद शांति से सारा मामला निपटा रहा था। युग पर तेरे ये दोस्त है ना, तेरे हर मामले में दखल देते हैं। वैसे भी आज खून बहाने की रात थोड़ी है, वो तो कल है, कल बहेगा खून, ब्लड मून। युग उस काले साये की बातों पर ध्यान नहीं देता है, कछुए को सहारा देने लग जाता है। पर अभिमन्यु काले साये की हर एक बात पर ध्यान दे रहा था, उसकी बातें गौर से सुन रहा था। काला साया फिर युग से कहता है, बोल युग, तुझे सौदा मंजूर है? तू ये दोनों बोतलें ले जा, अपने बाप को भी और अपनी यामिनी को भी। बदले में ये ताबूत और अभिमन्यु मुझे सौंप दे। युग खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। काला साया फिर एक बार युग से पूछता है, बोल युग, सौदा मंजूर है? युग एकटक नजर से अभिमन्यु की तरफ देखने लग जाता है, जैसे वो उससे इशारों में पूछ रहा हो कि वो क्या करे, वो कैसे अभिमन्यु की जिंदगी का फैसला कर सकता है, कैसे उसका सौदा कर सकता है। अभिमन्यु को युग के चेहरे पर के सवाल साफ पढ़ने में आ रहे थे। अभिमन्यु बिना किसी डर के अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए युग से कहता है, युग, तू जो सौदा करना चाहता है कर सकता है, मेरी ये जिंदगी भी तेरी ही है, तू दोस्त है मेरा, और मेरी जिंदगी पर मेरा जितना हक है उतना ही तेरा भी हक है। जैसे ही युग अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनता है, उसे अपने किए पर पछतावा होने लग जाता है। उसे याद आता है कि अभी कुछ देर पहले वही अभिमन्यु से कह रहा था कि ये मेरी जिंदगी है और मैं जो मर्जी चाहे कर सकता हूँ। अब वही अभिमन्यु उसे अपनी जिंदगी सौंप रहा था, अपना सौदा उस काले साये के साथ करने के लिए तैयार हो गया था। अभिमन्यु युग से बड़े प्यार से कहता है, तू मेरा सौदा कर सकता है युग, अगर इसके बदले में वो काला साया तुझे तेरे पापा और यामिनी को सौंपने के लिए राजी है तो मैं भी इस सौदे के लिए तैयार हूँ। युग अभिमन्यु से कुछ कहता उससे पहले ही काला साया गुस्से के साथ कहता है, जल्दी कर, कल ब्लड मून की रात है, यानी खून की रात है, बोल तुझे सौदा मंजूर है या नहीं। युग फिर कुछ जवाब नहीं देता है। काला साया फिर युग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बोल युग, सौदा मंजूर है या नहीं। कछुआ और अभिमन्यु की निगाहें युग पर टिकी हुई थी, यहाँ तक कि बोतल के अंदर कैद यामिनी की भी। वो भी देखना चाहती थी कि युग क्या फैसला लेता है, अपने प्यार के लिए अभिमन्यु का सौदा काले साये के साथ करता है या नहीं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।